हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग सब्जेक्ट। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको करवाऊंगी, ये सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे जो काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसके अंदर से हमारे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सबसे पहली यूनिट है हमारी कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा की, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है संघर्ष की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो कैसे होता है, क्या क्या उसके लेवल हैं, ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर समझेंगे। यानी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है वो इस यूनिट के अंदर समझना है। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन एवं संघर्ष प्रबंधन, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये सारी चीजें जो है हमें इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट है हमारा पीस बिल्डिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट यानी शांति निर्माण। तो 2 तरीके की होती है हमारी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो वो कैसे होती है, नेगेटिव हमारी पीस कौन सी है, पॉजिटिव पीस हमारी कौन सी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के आयाम, इसके अंदर आपको विचारधारा जो है आइडियोलॉजी, और नेक्स्ट है हमारा आर्थिक संसाधन सहभाजन संघर्ष यानी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसका शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो चीज आपको देखनी होगी। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष, समाज के अंदर जो है सांस्कृतिक संघर्ष जो किस तरीके से देखे जाते हैं, जो भी एथनिक, रिलीजियस या जेंडर बेस्ड जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो सारे आपका सोशल कल्चर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आते हैं। जाति के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं हम, जैसे नीची जाति ऊंची जाति जो होती है उस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस बीच में संघर्ष देखे जाते हैं, क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, जिस वजह से जो है संघर्ष होते हैं। लिंग आधारित जो हमारी वुमेन और मैन है उनके बेस पर जो संघर्ष जो है समाज के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो 3rd यूनिट है वो है संघर्ष के स्तर यानी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो है हमारे 3 तरीके के लेवल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, हमारे स्थानीय, उपराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इन तीनों लेवल के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से लेवल में किस किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते हैं। नेक्स्ट 4th एंड लास्ट यूनिट है हमारी संघर्ष प्रतिक्रियाएं, कौशल और तकनीक। कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमारी स्किल्स एंड टेक्निक्स जो होती हैं वो हम देखेंगे, जैसे वार्ता, विश्वास निर्माण यानी जो हमारा नेगोशिएशन होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का, वो हम देखेंगे। जब भी 2 पार्टी जो होती हैं अलग अलग, उनके बीच में संघर्ष होता है तो उनमें वार्ता करवाई जाती है यानी नेगोशिएशन करवाया जाता है, उनका समझौता करवाया जाता है, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है मध्यस्थता यानी कौशल निर्माण और सक्रिय श्रवण। इसके अंदर जो मीडिएटर होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है कॉन्फ्लिक्ट को कम करवाने में, वो आपको देखना है। नेक्स्ट 3rd है इसका कूटनीति, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक, वो हमें देखना है। नेक्स्ट है गांधीवादी पद्धति यानी गांधीयन मेथड जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के, वो आपको समझना है। तो गांधीवादी पद्धति के अंदर क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी का मेथड क्या है हमारा, नॉन वायलेंस का, यानी जब भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए उसके अंदर जो है वायलेंस ना हो, क्योंकि अगर वायलेंस होगा तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि गांधी जी की विचारधारा यही है कि अहिंसा को प्रमोट करना है, कभी भी जो है हिंसा को नहीं प्रमोट करना है, यही हमारा गांधीवादी पद्धति के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है। इसी के बेस पर जो है हमारे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। अब जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी ऑलरेडी जो 2 वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के, आप उनको भी देख सकते हो। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिस्कस्ड इन डिटेल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है संघर्ष समाधान क्या है और उसके कौन कौन से प्रमुख दृष्टिकोण है, उसी चीज की चर्चा जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि संघर्ष, वो क्या होता है, क्योंकि जब समाज के अंदर संघर्ष उत्पन्न होगा उसी के बाद जो है उसका रेजोल्यूशन किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। अब हमारे समाज के अंदर, हमारे पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग है, सबकी भाषाएं अलग है, कल्चर अलग है। इसी वजह से जो है समाज के अंदर कभी ना कभी जो है संघर्ष उत्पन्न होता रहता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कभी ना कभी हमारे समाज के अंदर देखा जाता है। कभी किसी बात पे संघर्ष होता है, कभी किसी बात पर संघर्ष होता है। अगर हम एक लोकल लेवल पे बात करें एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपका एक फ्रेंड का ग्रुप है, उसके अंदर आप 4-5 फ्रेंड्स हो और सबकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। कोई किसी बात पर सहमत होगा, कोई
इसी बात पर सहमत होगा। अगर आपने कोई भी टॉपिक छेड़ा है, उस पर आप डिबेट कर रहे हो, तो उसमें से 2 लोगों की आइडियोलॉजी अलग होगी और 3 लोगों की अलग होगी। ऐसा ही होता है और इसी वजह से जो है संघर्ष उत्पन्न होता है, यानी वाद विवाद आप कह सकते हो बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, यानी बड़े लेवल पे बात करें, तो इसी तरीके से समाज के अंदर भी जो है संघर्ष देखा जाता है, क्योंकि समाज के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो सभी लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म को ऊपर दिखाना चाहते हैं, या अपनी आइडियोलॉजी को जो है ये बताना चाहते हैं कि ये सही है और वो गलत है। जैसे कि अगर हम अपने 1945 की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर जब कोल्ड वॉर चालू हुआ था तो उसके अंदर अमेरिका की आइडियोलॉजी अलग थी और रशिया की आइडियोलॉजी अलग थी, क्योंकि एक जो था कैपिटलिज्म था और एक था हमारा सोशलिज्म, तो दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। इसी वजह से उनके बीच में संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उत्पन्न हुआ, और उसी संघर्ष का जब समाधान किया जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है, यानी संघर्ष समाधान कहलाता है। जब भी हम किसी भी संघर्ष को जो है शांतिपूर्ण तरीके से हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। उसी चीज की डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर दी गई है। ये जो नोट्स है हमारे इस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, जिसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। कहाँ पर आपको डायग्राम बनाने हैं, कहाँ पर आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज जो है आप इसके अंदर देख सकते हो। तो इसके पूरे इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, संघर्ष समाधान की। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिंपली मीन यूजिंग पीसफुल नॉन एग्रेसिव मेथड टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो हमारा संघर्ष समाधान है, अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो इसका मीनिंग यही होता है कि जब भी समाज के अंदर कहीं पर भी अगर संघर्ष उत्पन्न हुआ है तो उसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना आक्रामक के, यानी कि बिना हथियारों का प्रयोग करे जब उसका हल निकाला जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, तो वही हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है, यानी कि संघर्ष समाधान कहते हैं हम उसको। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें वो क्या क्या है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट में ये बताया है कार्यस्थल और ग्राहक संबंधों दोनों के लिए संघर्ष समाधान महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो वर्क प्लेस और कस्टमर रिलेशन जो होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से, क्योंकि जो हमारा संघर्ष समाधान है उसका मतलब ये होता है कि लोगों को आपस में जोड़ना, ना कि लोगों को दूर करना। एक ऐसा हल निकालना संघर्ष का जिसमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो। लोगों को अलग करने के बजाय किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्हें एक साथ लाता है हमारा संघर्ष समाधान जो होता है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या करता है, हमारा लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है और उनको दूर ले जाने के बजाय बल्कि उनको इकट्ठा लाता है, यानी उनको साथ में लाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सेकंड इंपॉर्टेंस है इसका, संघर्ष समाधान से टीम वर्क भी बनती है, यानी जो हमारा टीम वर्क होता है वो बिल्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से, क्योंकि जब आपस में बैठकर किसी भी संघर्ष का समाधान किया जाता है तो इससे टीम वर्क निकल कर आता है। कोई एक व्यक्ति जो है पूरे समाज के संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकता है, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। अगर महिलाओं की शिक्षा की बात अगर हम बात करें तो पहले महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था या उनके जन्म पर ही उनको मार दिया जाता था, तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा संघर्ष था। उस चीज को समाप्त करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग तरीके के संघर्ष किए गए, और उसको केवल एक बंदे ने नहीं किया है बल्कि लोगों ने इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाकर, आप कह सकते हो एक संगठन बनाकर इस चीज का सॉल्यूशन किया है। चाहे समाज के अंदर कोई भी समस्या हो उसको केवल एक व्यक्ति उसको सॉल्व नहीं कर सकता है, सभी लोगों को जो है क्या होना पड़ता है, साथ में आना पड़ता है, एक संस्था बनानी पड़ती है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जब जाकर जो है क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान होता है। समाज के अंदर कुछ भी जो अलग अलग तरीके के संघर्ष हैं अगर उसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, सभी को एक टीम वर्क की तरह काम करना होता है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि जो संघर्ष समाधान है वो सकारात्मक कार्य वातावरण को बनाता है, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को पैदा करता है। किस तरीके से, जब अगर समाज के अंदर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो अगर सही के लिए हो रहा है तो उससे अच्छा जो है आप कह सकते हो परिणाम आएगा। जैसे मैंने आपको महिलाओं का एग्जाम्पल दिया, उससे क्या हुआ, महिलाओं को पढ़ने दिया गया, उनको शिक्षित बनाया गया। आज जो है महिलाएं हर उस जगह पर काम कर सकती हैं, हर एक चीज में कैपेबल हैं जहाँ पर पुरुष भी काम नहीं करते हैं, यानी कि महिलाएं जो है आज के समय में हर एक वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो उसी तरीके से जो हमारा संघर्ष है कई जगहों पर जो है सकारात्मक वातावरण
वातावरण को उत्पन्न करता है। तो जो हमारा संघर्ष होता है वो दो तरीके से होता है, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव वे में भी होता है और पॉजिटिव वे में भी होता है। कुछ जो संघर्ष होते हैं सोसाइटी के अंदर वो इसलिए होते हैं ताकि जो है समाज के अंदर सही तरीके से जो है समस्याओं का समाधान किया जाए, उसका परिणाम अच्छा हो और वो सभी के लिए फायदेमंद हो। और कुछ संघर्ष जो है व्यक्तिगत हितों के लिए जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि जो अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ रही है, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपना स्टेटस आगे बढ़ाने के लिए, हथियारों की होड़ के लिए जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है वो हमारा नेगेटिव के अंदर आएगा। लेकिन पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उसके अंदर जब समाज की जो भी समस्या है उसके लिए जब संघर्ष किया जाता है वो हमारा पॉजिटिव संघर्ष के अंदर आता है, यानी वो हमारा पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। तो यही हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंस है। अगर इसके अप्रोचेस की बात करें यानी दृष्टिकोण की, इसका फर्स्ट पॉइंट है संवाद और संचार, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर ये बताया गया है संघर्ष को सुलझाने में संवाद और संचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो भी समाज के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? डायलॉग और कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा लोगों के बीच में तो किसी भी संघर्ष का समाधान नहीं किया जा सकता है। अगर हम किसी से गुस्सा है या हमें किसी से कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं तो उसको किस तरीके से पता चलेगा और वो किस तरीके से अपने अंदर सुधार करेगा। उसी तरीके से अगर समाज के अंदर कुछ भी समस्या है, जब तक हम उसके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाएंगे कुछ भी सॉल्यूशन करने के लिए, तब तक उस चीज को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर हम खुले तरीके से यानी ओपन तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है कम्युनिकेशन करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो वही हमारा किसके अंदर आता है? संवाद और संचार के अंदर आता है। तो ये आप बता सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा संघर्ष और समाधान के दृष्टिकोण के अंदर, यानी इसके अप्रोचेस के अंदर। तो वही चीज यहाँ पर बताई है। खुले और सम्मानजनक संवाद अक्सर गलत फहमियों को दूर करने और समाधान खोजने में मदद करते हैं, यानी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर हम जब तक बातचीत नहीं करेंगे हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियां हैं, वो कभी दूर नहीं हो पाएगी। हम जो है लोगों से और ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। अगर हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो हमें बातचीत करनी पड़ेगी, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा साथ में बैठकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समझौता और सहमति, एग्रीमेंट एंड कॉन्सेंट। इसके अंदर हमारा क्या आएगा? अगर समाज के अंदर कुछ भी समस्या उत्पन्न है, जैसे कि अगर हमारे किसी भी दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है लड़ाई होने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम उससे 2 से 3 दिन उससे गुस्सा रहेंगे, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन वो या हम खुद जाकर उससे जो है रिजॉल्व करते हैं, उस समस्या को समाधान निकालते हैं, साथ में बैठकर क्या करते हैं, हम कोई समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है अगली बार से नहीं करेंगे, इस तरीके से चीजें करते हैं। उसी तरीके से अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, दोनों अलग अलग पक्ष के जो लोग हैं, यानी अगर किसी व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई संघर्ष हुआ है, तो वो जो अलग अलग पार्टीज हैं वो एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, आपस में बातचीत करती हैं और उस संघर्ष का समाधान निकालती हैं ताकि वो दोनों के हित में काम करे। समझौता और सहमति का अर्थ है कि संघर्ष में शामिल सभी पक्ष एक दूसरे की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करें, कुछ ऐसे समाधान को खोजें जो दोनों के लिए क्या हो, स्वीकार्य हो, यानी एक्सेप्टेबल हो, यानी कुछ ऐसे सॉल्यूशन को निकाला जाएगा जो सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी जो हमारे जिसके भी बीच में जो भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो सारी पार्टीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाएंगे जिसके अंदर जो है उसका भी फायदा हो और दूसरे बंदे का भी फायदा हो। किसी एक को ध्यान में रखते हुए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, दोनों पार्टीज को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी जो है सॉल्यूशन को निकाला जाएगा, वही हमारा एग्रीमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहयोग, कोऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, साथ में बैठकर जो है क्या किया जाता है, मिलजुल कर समाधान निकाला जाता है। संघर्ष में शामिल सभी पक्ष एक साथ मिलकर समाधान खोजेंगे। जिस तरीके से हमारा समझौता है उसी तरीके से सहयोग है। ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, जो अलग अलग हमारे पार्टीज हैं यानी जिसके बीच में भी संघर्ष हुआ है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और खुद साथ में बैठकर क्या करते हैं, सोल्यूशन को निकालते हैं। यानी एक हम कह सकते हैं टीम वर्क
वर्क जो है यहाँ से हमारा बिल्ड होता है। सभी पक्ष एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है उनको निकाला जा सके, सकारात्मक समाधान को निकाला जा सके। अगर एक बंदा जो है कोई सॉल्यूशन निकालेगा तो वो क्या सोचेगा, मैं अपने अकॉर्डिंग निकालूंगी। अगर मुझे कोई भी समस्या है तीसरे बंदे से या दूसरे बंदे से, तो जो जो मेरे लिए सही है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को निकाल लूंगी। सामने वाले बंदे को ध्यान में रखते हुए मैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालूंगी। लेकिन जब हम आपस में बैठेंगे, उसकी भी बात सुनेंगे और अपनी भी बात को रखेंगे, तब हम क्या करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम क्या करेंगे, अपना कोई भी सॉल्यूशन को निकालेंगे ताकि उसका भी फायदा रहे और मेरा भी फायदा रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से जो है टीम वर्क में जो है काम किया जाता है। सहयोग से जब कोई भी सॉल्यूशन निकाला जाता है तो इससे क्या होता है, दोनों पार्टीज जो है उनका फायदा होता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है मीडिएशन यानी मध्यस्थता। मध्यस्थता के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी दो बंदे के बीच में कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि तीसरा पक्ष जो है उनके बीच में आएगा और बिल्कुल निष्पक्ष, यानी निष्पक्ष का मतलब होता है बिना किसी गड़बड़ी के, यानी किसी एक की साइड ना होकर वो दोनों के साइड रहकर कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालेगा, उनकी हेल्प करेगा ताकि दोनों बंदों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और दोनों का जो है फायदा हो सके। यानी कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालेगा ताकि वो दोनों के लिए फेयर हो, एक्सेप्टेबल हो सभी के लिए। यानी कि जो हमारी थर्ड पार्टी होगी मीडिएटर, यानी कि वो कोई भी ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकालेगा जो किसी एक बंदे के लिए हो। अगर आपके भाई बहनों में लड़ाई हुई होती है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी एक को सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि दोनों को समझाते हैं और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पर वो क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन को बताते हैं। उसी तरीके से जो अगर किसी भी अलग अलग लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो कोई अलग संस्था आएगी, कोई अलग तीसरा बंदा जब आएगा मीडिएटर, तो वो क्या करेगा, इस तरीके के सॉल्यूशन निकालेगा जो दोनों के लिए जो है एक्सेप्टेबल हो और एकदम बिल्कुल फेयर हो। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉन वॉयलेंस यानी अहिंसा। अहिंसा हमारा एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो गांधी जी द्वारा सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो गांधी जी से फेमस हुआ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, यानी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अहिंसा की बात करी है, कभी भी हिंसा की बात नहीं करी है। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए भी यही कहा था कि कभी भी हम अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर युद्ध कर कर कभी हम अपने देश को आजाद नहीं करवाएंगे, बल्कि हम बिल्कुल अहिंसा तरीके से यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है हम अपने देश को आजाद करवाएंगे। तो ये इनकी जो थी आप कह सकते हो आइडियोलॉजी थी। तो अहिंसा जो हमारा सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो गांधी जी से ही फेमस हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी संघर्ष हो रहा है उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है, ना कि हम हथियारों का प्रयोग करके जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई है तो उससे हम लड़ाई कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारी अहिंसा जो एक ऐसा दृष्टिकोण है उसके अंदर ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कहीं पर भी जो है वॉयलेंस का यूज नहीं किया जाएगा, नॉन वॉयलेंस रहना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हाथापाई नहीं होनी चाहिए। यही इनका मेन जो है अप्रोच है। इसमें धैर्य, सहनशीलता और प्यार के साथ संघर्ष का समाधान किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व करना है, इस तरीके से रिजॉल्व करना है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो, बहुत ही प्यार के साथ, पेशेंट के साथ एकदम जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, तो वही हमारा अहिंसा के अंदर आता है। तो ये कुछ हमारे अप्रोचेस थे संघर्ष के यानी कॉन्फ्लिक्ट के, और संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है वो हमने समझा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जॉन पॉल लैड्रिच। इसके अंदर हमें संघर्ष रूपांतरण क्या होता है पहले वो समझाना है, साथ ही जॉन पॉल लैड्रिच के द्वारा जो संघर्ष रूपांतरण के सिद्धांत बताए गए हैं उनका परीक्षण करना है। आखिर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, संघर्ष रूपांतरण, वो क्या होता है? जैसे कि अभी हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जो समाज के अंदर अलग अलग तरीकों से संघर्ष उत्पन्न होते हैं उसका समाधान किया जाता है, उसी तरीके से संघर्ष रूपांतरण में जब भी समाज के अंदर कोई भी संघर्ष उत्पन्न होता है उसको पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। यानी कि संघर्ष को सही
तरीके में यानी सही डायरेक्शन में मोड़ना ही हमारा संघर्ष रूपांतरण कहलाता है। आज के इस आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में अलग अलग चीजों के ऊपर संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि संसाधन कम पड़ गए हैं। उसी वजह से लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को जो है सही डायरेक्शन में ले जाना ही हमारा संघर्ष रूपांतरण का काम होता है और इसके अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ताकि समाज के अंदर सामाजिक न्याय, सामाजिक समृद्धि, साथ ही शांति को प्रोत्साहन किया जा सके। किस चीजों को इंकरेज करता है ये? सोशल जस्टिस, सोशल प्रॉस्पेरिटी और पीसनेस को इंकरेज करता है हमारा संघर्ष रूपांतरण। और ये जो हमारा प्रिंसिपल है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सामाजिक संघर्षों को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता है और आज के इस समय में इस चीज का उपयोग भी किया जा रहा है ताकि अलग अलग जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके, जिससे समाज के अंदर समानता यानी इक्वालिटी आ सके, साथ ही साथ सभी का न्याय हो सके और अधिकारों का जो है समान तरीके से वितरण किया जा सके, यानी अधिकारों को जो भी हर एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स हैं उसको वो मिल सके, यानी समान तरीके से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, क्योंकि जब संघर्ष होता है तो इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं समाज के ऊपर, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में ले जाकर जो है उसका आप कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना ही हमारा संघर्ष रूपांतरण के अंदर आता है। यहाँ पर संघर्ष रूपांतरण यानी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज बाय चेंजिंग द नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो हमारा संघर्ष है उसकी प्रकृति और जो प्रकार है, नेचर और टाइप्स के अंदर कुछ चेंजेस कर उसके अंदर परिवर्तन करके जो भी समस्या है उसका समाधान निकालना ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। यह प्रक्रिया संघर्ष के प्रतिरूपों को बदलते हुए समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करती है। जो भी समाज के अंदर संघर्ष उत्पन्न हुआ है उस संघर्ष के पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस कर उसके नेचर को चेंज कर जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, वही हमारा संघर्ष रूपांतरण के अंदर आता है। इसके जरिए समाज के अंदर शांति को बढ़ावा मिलता है, सहयोग और समझौते को बढ़ावा मिलता है, यानी कोऑपरेशन और एग्रीमेंट जो है काफी ज्यादा सोसाइटी में वो प्रमोट होते हैं। क्योंकि जब संघर्ष का समाधान किया जाएगा, उसका रूपांतरण किया जाएगा, तो केवल एक व्यक्ति नहीं करेगा। ये चीज मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई, क्योंकि इस चीज को जब भी रिजॉल्व किया जाएगा, उसका रूपांतरण किया जाएगा, तो सभी लोगों को इकट्ठा होकर उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। संघर्ष को पहचान कर सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके कारण को पहचानना पड़ेगा, फिर उसका समाधान करना पड़ेगा। तो इससे एग्रीमेंट होते हैं, सहयोग जो है वो बढ़ता है लोगों के बीच में। तो इसी को जॉन पॉल लेड्रिच है, उन्होंने 1998 के अंदर एक परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को जो है बढ़ावा दिया और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जितने भी सिद्धांतकार थे उन्होंने इनका साथ दिया। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया है, संघर्ष रूपांतरण शब्द का अपेक्षाकृत व्यापक रूप से उपयोग हो गया है। आज के समय में अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा उपयोग होने लगा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इसकी एक पूरी परिभाषा है जो अभी हमने पढ़ी, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो सार्वभौमिक यानी पूरे यूनिवर्सल तरीके से जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जॉन पॉल लेड्रिच हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रिंसिपल दिए गए हैं वो उनके अनुसार हैं, उसको अभी पूरे यूनिवर्सल तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। संघर्ष परिवर्तन एक ओपन एंडेड, दीर्घकालिक, मल्टी ट्रैक और गतिशील प्रक्रिया है। आगे यहाँ पर बताया गया है जो हमारा संघर्ष परिवर्तन है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन एम होता है, उद्देश्य, वो संघर्ष करने वाले पक्षों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं द्वारा उठाए गए वास्तविक विषय जो हैं उनका समाधान प्राप्त करना। जिन भी दो लोगों के बीच में, देश के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई भी संघर्ष हुआ है, अब उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी उनकी होप है, आकांक्षाएं हैं, उनका जो है समाधान करना ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी उसको सही डायरेक्शन में ले जाकर पॉजिटिव वे में उसका सॉल्यूशन करना। अब इसके दो तरीके के एलिमेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला एलिमेंट सहयोग और संचार के माध्यम से संघर्ष को कम किया जाना, यानी कि कम्युनिकेट कर या कोऑपरेशन तरीके से जो संघर्ष है उसको रिड्यूस करना। जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक एग्रीमेंट नहीं होंगे, जब तक संघर्ष कम नहीं होगा। उसी तरीके सेकंड पॉइंट में बताया गया है, निम्न वर्गीय समूहों को सशक्त करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक नया ढांचा बनाया जाता है। यानी कि सेकंड जो हमारा एलिमेंट है उसके
अंदर यही बताया गया है, यानी समाज के अंदर जो लोअर क्लास ग्रुप के जो लोग हैं उनको जो है सशक्त बनाना, यानी एम्पावरमेंट आप कह सकते हो, अलग तरीके का फ्रेमवर्क जो है उसको क्रिएट करना, उसको तैयार करना, ताकि समाज के अंदर जस्टिस वो आ सके, किसी के साथ भी जो है इनजस्टिस ना हो। संघर्ष उत्पन्न हो रहा है उसको इस तरीके से उस डायरेक्शन में ले जाना ताकि जो है समाज के सभी वर्गों का जो है भला हो सके, किसी का भी जो है नुकसान ना हो। समाज के भलाई के लिए रूपांतरण किया जाना ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब यहाँ पर दिया गया है जॉन पॉल लेड्रिच के द्वारा जो संघर्ष रूपांतरण का सिद्धांत है उसका परीक्षण करते हैं। तो 1998 में दिया गया था, ये तो हमें पता ही है। उन्होंने जो है 4 आयामों में विभाजित किया है, यानी 4 डायमेंशन में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंडिविजुअल डायमेंशन, यानी व्यक्तिगत आयाम। व्यक्तिगत आयाम के अंदर समाज के अंदर जो व्यक्तियों की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है वो समाज के अंदर जो हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन है किस चीज पे फोकस कर रहा है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उस पे मेन जो है फोकस किया जा रहा है, ताकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है ये समझ सके कि क्या उसके लिए सही है और क्या समाज के लिए सही है, ताकि समाज के अंदर जो है विनाशकारी जो प्रभाव है वो उत्पन्न ना हो पाए। ये सिद्धांत जो है विनाशकारी प्रभाव को कम करता है ताकि किसी का भी जो है कुछ भी नुकसान ना हो। हर एक बंदा जो है इतना सोच समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि वो ग्रुप में साथ होकर एक सही डिसीजन ले पाए, जिससे संघर्ष प्रभावित समाज में स्थायी शांति और न्याय की स्थापना की जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पर भी संघर्ष हो रहा है वहाँ पर पीसनेस को स्टैब्लिश करना, शांति और न्याय की जो है स्थापना करना, किसी के साथ भी जो है इनजस्टिस ना हो, इस चीज का ध्यान रखना होता है। सेकंड है हमारा रिलेशनल डायमेंशन, संबंध आधारित आयाम। ये जो हमारा संघर्ष रूपांतरण का आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके अंदर संबंध आधारित जो प्रयास का मुख्य उद्देश्य है कि किसी संघर्ष के दौरान खराब संप्रेषण को कम करना। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो हमारा पुअर कम्युनिकेशन है उसको रिड्यूस किया जाता है रिलेशनल डायमेंशन के अंदर। जब भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब भी उसका कोई भी सॉल्यूशन निकाला जा रहा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, तब पुअर कम्युनिकेशन हो रही है, किसी के बीच में सही से बातचीत नहीं हो पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तब जो है कॉन्फ्लिक्ट को सही डायरेक्शन में नहीं लिया जा सकता है। अगर सही डायरेक्शन में ले जाना है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, संप्रेषण जरूरी है। इसलिए खराब कम्युनिकेशन को रोकना ही हमारा संबंध आधारित आयाम के अंदर आता है। इससे जो आपस में लोग हैं उनके अंदर आपसी जो समझ है वो बढ़ती है, आपस में लोग बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सही तरीके से समाधान निकाल पाते हैं। संवेदनात्मक डर और आशा को बढ़ाना, यानी जो हमारा इमोशनल फियर और होप है उस चीज को इंक्रीज किया जाता है और संबंधों को मजबूत किया जाता है। जो रिलेशन है उनको मजबूत बनाया जाता है और इंडिपेंडेंट तरीके से अलग अलग रखा जाता है संबंध आधारित आयाम के अंदर, ताकि सही तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उसके अंदर चेंजेस किया जा सके, समाज के अंदर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े किसी भी संघर्ष का। आगे इसी के पॉइंट में बताया है संबंध आधारित आयाम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा रूपांतरण सिद्धांत का। जो हमारा संघर्ष रूपांतरण है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि एक संघर्ष के समय में संबंधों को समझने, समाधान करने और स्थापित करने में जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि इससे किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आपस में संबंध नहीं बनाए जाएंगे, आपस में बातचीत नहीं की जाएगी, तो किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई है, अगर उसको सॉल्व करना है तो उन्हें आपस में बैठकर बातचीत करनी होगी, तभी जाकर जो है वो संघर्ष खत्म हो सकता है और वो एक सही डायरेक्शन में जा सकता है। वरना अगर दोनों ही मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे तो संघर्ष कहाँ से खत्म होगा, उसका जो है दोनों की लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझा। इसी तरीके से अगर किसी भी दो पार्टी यानी अलग अलग पक्षों के बीच में किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और संघर्ष उत्पन्न होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो पाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है संरचना आधारित आयाम, यानी स्ट्रक्चरल डायमेंशन। इसके अंदर जो संघर्ष है उसका क्या स्ट्रक्चर है, आखिर वो क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसको ढूंढना, ये पहचानना कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है, यही हमारा संरचना आधारित आयाम के अंदर आता है। क्योंकि इसके अंदर संघर्ष के कारणों को समझा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद ही जो है उसका समाधान किया जाएगा। अगर संघर्ष के कारण ही नहीं पता होंगे तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी संघर्ष
संघर्ष उत्पन्न हुआ है उसके रीजंस क्या हैं। अगर वो सही रीजंस हैं तो हम उसका जो है सॉल्यूशन देंगे। कोई भी अगर कानून लाती है और लोग जो है उसके विरोध में संघर्ष करते हैं, कोई भी जो है आंदोलन करते हैं, अगर वो सही होता है तो सरकार अपना बिल वापस ले लेती है, लेकिन अगर वो गलत होता है तो उस संघर्ष को रोक दिया जाता है। तो पहले जो है कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यानी उसके रीजंस क्या हैं वो ढूंढे जाते हैं। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, सांस्कृतिक आयाम यानी कि कल्चरल डायमेंशन, इसके अंदर जो हमारे मेन फंडामेंटल कॉजेज जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उनको ढूंढा जाता है, यानी मौलिक कारण जो है उनको समझा जाता है। फिर उसको सांस्कृतिक जो प्रतिमान होते हैं उनके आधारित पर उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उसी के पॉइंट में आगे ये बताया गया है कि समाज के अंदर जो अलग अलग सामाजिक संगठन बनाए गए हैं वो इस सांस्कृतिक आयाम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि समाज के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक संघर्ष को एक सकारात्मक संवेदनशील के माध्यम से प्रबंधित करना, जिससे समाज में समझ, सम्मान और एकता की भावना जो है वो बढ़ सके। अंडरस्टैंडिंग जो है, यूनिटी जो है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ सके, यही इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरीके से हमारे ये कुछ जो है डायमेंशन हमने पढ़े और जो हमारा संघर्ष रूपांतरण है वो हमने समझा। तो निष्कर्ष के तौर पर यानी कंक्लूजन में आप यहाँ पे बता सकते हो कि समाज के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट यानी जो भी संघर्ष उत्पन्न होता है उसका समाज पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े उसका नकारात्मक, उसको सकारात्मक परिवर्तन देने के लिए ही जो हमारा जॉन पॉल लेडरिच के द्वारा सिद्धांत दिया गया है उसको अपनाया जाता है। उसका संघर्ष रूपांतरण यानी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ताकि सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिले, उसको इंकरेजमेंट मिले, पॉजिटिव चेंजेस को। संघर्ष जो है सही डायरेक्शन में जाए, ना कि गलत डायरेक्शन में जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर संघर्ष के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। यानी समाज के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग तरीके से अब उनको डिवाइड किया गया है, यानी उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन कौन सी लेवल पर उनको क्लासिफाई किया गया है, वही चीज जो है इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करनी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ पर यही बताया गया है जो हमारा संघर्ष का वर्गीकरण है, कॉन्फ्लिक्ट क्लासिफिकेशन है, वो क्या प्रोवाइड करता है हमें समाज के अंदर अलग अलग तरीके से जो भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसे किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसको मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारा संघर्ष वर्गीकरण। क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से लेवल का हमारा संघर्ष है, यानी लोकल लेवल का है, सब नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है। उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जब हमें ये पता ही नहीं होगा ये संघर्ष किस तरीके का है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब क्लासिफाई किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को तो वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो यहाँ पर 3 तरीके से ही क्लासिफाई किया गया है कॉन्फ्लिक्ट को। डिफरेंट लेवल हैं हमारे, स्थानीय स्तर, उपराष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो ये तीनों ही स्तर जो हैं आपके लेवल वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एट द लोकल लेवल। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर संघर्ष। यानी जो लोकल लेवल पर जो संघर्ष होता है उसके अंदर किसके बीच में संघर्ष होता है, जो सोसाइटी है और जो स्टेट है उन दोनों के बीच में जो भी संघर्ष होगा वो हमारा लोकल लेवल के अंदर आएगा। अब इसके अंदर भी जो है हमारे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी इसके 3 सब पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा सूक्ष्म स्तर पर संघर्ष, यानी माइक्रो लेवल जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है लोकल लेवल की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही छोटे लेवल पर आप कह सकते हो संघर्ष होता है समाज के अंदर, छोटे पैमाने पर। वो भी किसके बीच में होता है, राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो है संघर्ष जो है उत्पन्न होता है, आप कह सकते हो स्टेट के अंदर। और इसके वजह से जो है हिंसा यानी वॉयलेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ने की टेंशन रहती है। ये भी चीज आप बता सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताया गया है हमारा माइक्रो लेवल की जो कैटेगरी है हमारी, इसके अंदर कौन कौन से हमारे संघर्ष आ सकते हैं। जैसे स्टेट के अंदर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव संबंधी जो भी हमारे विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके अंदर हमारा कोई भी
विवाद होना, कोई भी संघर्ष होना, वो हमारा लोकल लेवल के अंदर संघर्ष आता है। उसी तरीके से अगर जो है प्रॉपर्टी को लेकर, लैंड को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कोई भी हमारे विवाद हो रहे हैं, तो वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे, स्थानीय स्तर के अंदर, जो हमारा सूक्ष्म स्तर है, माइक्रो लेवल है, उसके अंदर आएंगे। या राज्य के अंदर सुरक्षा सुधार को लेकर, शांति समझौते को लेकर, अगर समाज के अंदर कोई भी जो है शांति समझौते को लेकर या कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन के ऊपर कोई भी जो है विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सारे हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी का, अंतर सामाजिक संघर्ष। अंतर सामाजिक संघर्ष के अंदर हमारे समाज के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वही हमारा अंतर सामाजिक संघर्ष के अंदर आता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता रखा है, जो हमारे रिलीजियस हो गया या कल्चरल जो हमारी डाइवर्सिटी है सोसाइटी के अंदर, उस बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वही हमारा इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा लोकल लेवल का, वो है अंतर्राज्यीय संघर्ष यानी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या आता है, देश के ही भीतर जो है जब राज्यों के अंदर विवाद उत्पन्न होता है, वो हमारा अंतर्राज्यीय संघर्ष होता है। यानी कि देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, भारत के अंदर भी जैसे आप देखते हो अलग अलग स्टेट हैं, जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तो उनके बीच में जब कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वही हमारा किसके अंदर आता है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। तो ये चीज जो है हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके के अलग अलग संघर्ष जो है समाज के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट एट द सब नेशनल लेवल यानी उपराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी संघर्ष किसी देश के अंदर विभिन्न जातीय, धार्मिक या भाषाई या सांस्कृतिक समूहों के बीच होते हैं, उनको हम किसके अंदर रखते हैं, सब नेशनल लेवल के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर जो समाज के अंदर कम जनसंख्या वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका संघर्ष किसके साथ होता है, या तो गवर्नमेंट के साथ होता है या मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उनके साथ जो माइनॉरिटी का संघर्ष होता है, वही हमारा सब नेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। अब यहाँ पर इसके भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा स्टेट माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी राज्य अल्पसंख्यक संघर्ष। इसके अंदर राज्य के अंदर रहने वाले कम जनसंख्या वाले लोग हैं, जैसे भारत देश के अंदर कौन कौन सी जनसंख्या कम है, चाहे वो मुस्लिम की हो गई, सिख की हो गई, वो हमारे हिंदू धर्म के मुकाबले में कम जनसंख्या में रहते हैं भारत के अंदर। उसी तरीके से अगर आप दूसरी कंट्रीज में भी देखोगे, वहां पर भी आप देखोगे कि एक धर्म के लोग ज्यादा हैं और कुछ धर्म के लोग जो है कम कम है। उनके बीच में जो है कभी ना कभी जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर। जैसे भारत के अंदर भी कभी हिंदू, मुस्लिम या सिख, इस तरीके से अलग अलग संघर्ष जो है हम देखते रहते हैं। वही हमारा राज्य अल्पसंख्यक संघर्ष के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में जो दे रखा है वो ये बता रखा है, जैसे कि कश्मीर में भारतीय सरकार और कश्मीरी मुसलमानों के बीच जो संघर्ष है वो आ गया हमारा, यानी भारतीय सरकार और जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनके बीच में संघर्ष हो रहा है, तो वो यानी अल्पसंख्यक और गवर्नमेंट के बीच में संघर्ष हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया गया है। अमेरिका के जो हमारे मूल निवासी हैं वो और जो अफ्रीकी अमेरिकन है समुदाय है जो कम जनसंख्या में है वहां पर, उनके बीच में संघर्ष जो है संसद को लेकर, वो भी हमारा स्टेट माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो कम जनसंख्या में है, माइनॉरिटी में है, इसी वजह से उनके संघर्ष उत्पन्न होते हैं मेजॉरिटी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, तो वही हमारे सब नेशनल लेवल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसी का हमारा सेकंड पॉइंट है स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष यानी कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल एलाइड्स। यानी कि जो लोकल एरिया के अंदर हमारे एलाइड्स कौन होते हैं, जो हमारे थोड़े आप कह सकते हो अभिजात वर्ग हैं, अमीर जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास धन संपत्ति है, जो संसाधन से पूर्ण है, वो लोग क्या चाहते हैं, अपने एरिया के अंदर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। यानी कि वो अपना प्रभुत्व यानी डोमिनेंस चाहते हैं अपनी एक टेरिटरी के ऊपर, जिस जगह पर, जिस एरिया के अंदर वो रह रहे हैं, वहां पर वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व हो, उनकी ही बातचीत मानी जाए। तो वही कॉन्फ्लिक्ट हमारा इसके अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है, जो भी हमारे सोशल और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या चाहती हैं, जहां पर वो रहती हैं उस जगह पर जो है उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो प्रभुत्व है वो वहां पर रहे,
ताकि लोग जो है वो समझे कि हाँ ये इनका कोई स्टेटस है। तो उस वजह से भी जो है संघर्ष चलता रहता है। अपना वर्चस्व जमाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रतिस्पर्धा की जाती है, कंपटीशन किया जाता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि अपना प्रभुत्व, अपना जो है डोमिनेंस को लाने के लिए अलग अलग तरीके के संघर्ष को उत्पन्न करती हैं। हिंसा भी जो है वो कई बार अपना लेते हैं। नेक्स्ट इसी का जो पॉइंट है हमारा अंतर सांप्रदायिक संघर्ष यानी इंटर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या आता है हमारा एक साथ रहने वाले जो विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह के बीच में जब प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है वो हमारी इसके अंदर आती है। यानी एक जगह के अंदर जो है अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं और उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो वो हमारा अंतर सांप्रदायिक संघर्ष के अंदर आता है। क्योंकि अलग अलग जाति धर्म के लोगों के कल्चरल अलग है, भाषा अलग है, उनका जो है सोचने समझने की क्षमता अलग है। कोई लोग कुछ समझते हैं, कोई लोग कुछ समझते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जिस वजह से जो है समाज के अंदर संघर्ष जो है उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो हमारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट अब थर्ड लास्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष है उसके अंदर क्या होता है। जब भी इंटरनेशनल लेवल के अंदर संप्रदाय के धार्मिक विवाद के ऊपर कोई भी जो है समुदाय आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या संघर्ष को उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारा इंटरनेशनल लेवल के अंदर आता है। जिसका पहला पॉइंट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हित के लिए संघर्ष। राष्ट्रीय हित यानी अपने राष्ट्र के हित के लिए, उसके सही के लिए जो संघर्ष किया जाता है वो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंदर आता है, यानी अपने देश के फायदे के लिए। जैसे कि अगर ए देश और बी देश आपस में मिलकर संघर्ष कर रहे हैं सी देश को हराने के लिए, क्योंकि ये सी देश जो है कई अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो है गलत तरीके से जो है अत्याचार कर रहा है या उनके साथ जो है आप कह सकते हो रिलेशन सही नहीं बना रहा है, तो ये आपस में आएंगे और इससे जो है संघर्ष करेंगे। तो जो है वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए, ताकि ये सी जो वाला देश है वो कहीं हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा दे, जिस तरीके से वो अदर कंट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी वजह से दो देश जो है आपस में जो है मिलकर संघर्ष करते हैं, ताकि जो तीसरी जो देश है वो उनके किसी भी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेरेंस ना करे उनकी टेरिटरी के ऊपर। तो इसी वजह से हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है, अपने नेशन को बचाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा आत्मघाती संघर्ष। आत्मघाती संघर्ष के अंदर क्या होता है, जहां एक देश अपने ही सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं के कारण संघर्ष में जो है आ सकता है। यानी खुद की कंट्री की ही स्थिति इस तरीके की है, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो जो है अपने आप को जो है अपने ही देश को जो है हार्म पहुंचा रही हैं। तो वो संघर्ष जो उत्पन्न होता है वो हमारा इस संघर्ष के अंदर आता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय व्यक्तित्व पर ध्यान, यानी फोकस ऑन नेशनल पर्सनैलिटी। इसके अंदर क्या आता है, हमारा देश अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। यानी अपने छवि को बनाए रखने के लिए अलग अलग कंट्रीज क्या करती हैं, संघर्ष को उत्पन्न करती हैं कि हमारी कंट्री ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी कंट्री बुरी है। इसके वजह से भी जो है संघर्ष उत्पन्न होता है और लोगों के बीच में जो है आपस में तनाव उत्पन्न होने लग जाता है। इंडिविजुअल आप कह सकते हो इंटरेस्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज, नेशन क्या करते हैं, स्ट्रगल को जो है प्रमोट करते हैं। कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी छवि को बनाने के लिए, ताकि कोई भी अदर कंट्री जो है उनके ऊपर जो है आक्रमण ना कर सके, अपनी इंडिविजुअल आप कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए नेशन क्या करता है, अलग अलग तरीके से संघर्ष को उत्पन्न करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए जो है वो संघर्ष को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय मान्यताओं के कारण, रीजंस फॉर नेशनल बिलीफ्स। इस संघर्ष के अंदर देश के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताओं के कारण हो सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो समाज के अंदर अलग अलग रिलीजियस, कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस जो देखे जाते हैं कंट्रीज के अंदर, और उसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट जो है यानी संघर्ष जो है उत्पन्न होते हैं। उन मान्यताओं को बचाने के लिए जो संघर्ष किए जाते हैं वही हमारा राष्ट्रीय मान्यताओं के अंदर आते हैं। यानी हम देखते हैं कंट्रीज के अंदर लोगों के धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, जिसके कारण जो है संघर्ष उत्पन्न होता है।
और सभी लोग जो है अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। राष्ट्र भी यही चाहता है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। एक राष्ट्र, एक देश की जो मान्यताएं हैं, जो वो फॉलो करता आया है इतने सालों से, जो भी उसका ट्रेडिशनल है, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए वो क्या करता है, संघर्ष को उत्पन्न करता है। वही हमारा राष्ट्रीय मान्यता के अंदर आता है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जो है हम कह सकते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और कैसे कैसे लेवल हैं और कौन कौन से उसके हमारे पॉइंट्स हैं, उन सभी को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स करने हैं, जिसका पहला है हमारा संघर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे संघर्ष होते हैं समाज में वो अलग अलग लेवल पर देखे जाते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, वही हमें यहाँ पर उसके प्रकार बताने यानी टाइप्स बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें आप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी जो है संघर्ष करता है, या तो वो खुद के अंदर संघर्ष कर रहा होता है, या किसी सामने वाले व्यक्ति से करता है, या अदर किसी ग्रुप से करता है। तो इस तरीके से समाज के अंदर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति संघर्ष जो है वो कर रहा होता है। कई बार जो है संघर्ष का समाधान निकाला जाता है ताकि संघर्ष जो है वो सही डायरेक्शन में जा सके। इसलिए यहाँ पर लिखा है संघर्ष को प्रबंधित करना और समाधान खोजना अनिवार्य है ताकि समृद्धि और विकास हो सके। क्योंकि जब तक कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तब तक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अभी हमने अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था, संघर्ष का रूपांतरण, वो इसीलिए था ताकि संघर्ष को एक नई डायरेक्शन दी जा सके, ताकि उसका जो इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव पड़े। संघर्ष का समाधान निकालना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में आपको समझाया है कि क्या क्या आखिर हमारे टाइप्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के। सबसे पहला है हमारा अंतर व्यक्तित्व संघर्ष। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, यानी जो व्यक्ति के खुद के अंदर होता है, खुद व्यक्ति जो है अपने विचारों से जो जूझ रहा होता है, उसको हम अंतर व्यक्तित्व संघर्ष कहते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट है अंतर व्यक्तिगत संघर्ष, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, इसके अंदर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जब संघर्ष चल रहा होता है, मनमुटाव होता है, मतभेद होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती है, सभी की अलग अलग होती है। तो हमारे विचार जो है सामने वाले व्यक्ति से जब मैच नहीं खाते हैं तो संघर्ष होता है। हम अपने घर में ही देखते हैं कि हमारे जब अपने भाई बहन के साथ ही जो हमारे विचार जब मेल नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी छोटी सी लड़ाई हो जाती है। उसी तरीके से जब हम कभी बाहर जाते हैं सोसाइटी में, वहां पर भी जब हमारे विचार जो है सामने वाले व्यक्ति से मैच नहीं खाते हैं, मिलते नहीं है, तो वहां पर हमारा विवाद शुरू हो जाता है, मनमुटाव संघर्ष का रूप लेता है। तो वही हमारा अंतर व्यक्तिगत संघर्ष के अंदर आता है। व्यक्ति समूह संघर्ष, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसको हम पर्सनल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति जो अपने एक ग्रुप में रहता है, यानी 4-5 जनों का एक ग्रुप है, और इन 5 में से जो 4 बंदे हैं वो एक साइड हो गए हैं, और एक बंदा जो बचा है उसकी थिंकिंग अलग है, वो अलग बात कह रहा है। तब इस एक बंदे की जो है इन चारों बंदे से जो विवाद होगा, यानी कि व्यक्ति समूह संघर्ष के अंदर यही होता है कि अपने ही ग्रुप के साथ जब एक व्यक्ति लड़ता है या उसके साथ संघर्ष होता है, तो वही हमारा पर्सनल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जब संघर्ष होता है, यानी एक अलग अलग टीम, जिसे आप कह लो मैच में हम देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबका अलग अलग टीम बटी हुई है और उनका दूसरे के साथ जो है कंपटीशन हो रहा है, उनका संघर्ष हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, उसी तरीके से जब किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ जब संघर्ष होता है, तो वही हमारा अंतर समूह संघर्ष के अंदर आता है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन इनका जो है आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है, तो वही हमारा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। व्यवस्था संघर्ष यानी सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। व्यवस्था संघर्ष के अंदर क्या होता है, जब किसी भी प्रणाली के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा होता है, जैसे शासन की न्याय प्रणाली हो गई, शिक्षा प्रणाली हो गई, व्यवस्था जो है समाज के अंदर अलग अलग उन व्यवस्था, उन प्रणालियों के बीच में जब संघर्ष चल रहा होता है, वही हमारा सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप ये पांचों पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हो कि आखिर हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं। मैंने आपको सारे ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, आप यहाँ पर रीड आउट भी कर सकते हो। यही सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं, चाहे वो हमारी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक बार नोट्स को रीड आउट कर लोगे, तो अगर आपका कोई डाउट भी है तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को लिखा गया है और इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। इस नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट
सेकंड शॉर्ट नोट्स है समझौता वार्ता यानी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है, जब किसी भी दो अलग अलग पार्टीज या दो व्यक्तियों के बीच में जब संघर्ष होता है, उनके बीच में समझौता कराया जाता है, यानी आपस में बातचीत करवाने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स करवाए जाते हैं। जिन दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ है, उन दोनों ही व्यक्तियों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी डिमांड्स है, उनको ध्यान में रखते हुए जब सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसी को हम नेगोशिएशन कहते हैं। यानी एक पूरा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो संघर्ष हो रहा है उसके समाधान के लिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, जो भी उनकी नीड्स और डिमांड है, और उसके बाद जो है और उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है समझौता वार्ता के अंदर। तो यहाँ पर इसकी यही डेफिनेशन दी गई है इंट्रोडक्शन के अंदर। समझौता वार्ता संघर्ष के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर किसी भी एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में संघर्ष हुआ है और इन दोनों के बीच में ही क्या करवाया जाएगा, समझौता करवाया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा। यानी ए बंदे की जो भी डिमांड्स है और बी बंदे की जो डिमांड्स है, दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या करवाया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए। तो वही हमारा नेगोशिएशन कहलाता है। तो पता चल गया नेगोशिएशन एक कौन सा प्रोसेस है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बताया है समझौता वार्ता एक बहुआयामी अवधारणा है, मल्टी फेसेज आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है हमारा नेगोशिएशन, जिसके अंदर राज्य के मध्य संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और समाधान में सहायक है। यानी कि अगर किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका प्रबंध किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा उस कॉन्फ्लिक्ट का, ताकि जो वो संघर्ष है खत्म हो जाए और संघर्ष जो है पॉजिटिव वे में ले जाया जाए। प्रबंधन हो गया, परिवर्तन वही हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी संघर्ष रूपांतरण, उसको हम परिवर्तन भी कहते हैं। और इसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है अगर किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। तो आगे इसी के यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, मेन प्रिंसिपल बताए हैं नेगोशिएशन के। सबसे पहला प्रिंसिपल है सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी लोगों को समस्याओं से अलग करें। जिस भी दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ है या स्टेट के बीच में संघर्ष हुआ है, किसी ग्रुप के बीच में संघर्ष हुआ है, जिसके साथ भी संघर्ष हुआ है, उनको सेपरेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। वार्ता के अंदर यही होता है, समझौता जब करवाया जाता है उनको ये दिखाया जाता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, तुम वहां पर सही हो। इस तरीके से समझौते के अंदर ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से अलग रखा जाता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। वार्ता के समय लोगों को उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। यानी जिसके बीच में भी संघर्ष हुआ है उस समय में क्या करना चाहिए, वार्ता यानी जो भी नेगोशिएशन हो रहा है, जो भी समझौता हो रहा है, उस समय में व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए कि क्या सही है लोगों के लिए और क्या गलत है, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से। यानी उसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है हमेशा अपने आप को सही कहते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो वो अपनी भावनाओं से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। वो ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो एकदम सही है। लेकिन उस समय जब वार्ता हो रही होती है, नेगोशिएशन हो रहा होता है, उस समय में हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष होकर क्या सोचना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सभी के लिए सही है, क्योंकि हमें सबको ध्यान में रखते हुए ही क्या करना चाहिए, नेगोशिएशन करना चाहिए। विवाद के समाधान को व्यापक दृष्टिकोण दे सकता है। और जो भी विवाद हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, उसको रिजॉल्व करने में आप कह सकते हो एक अलग सा पर्सपेक्टिव बनकर उभरता है जब हम इस तरीके से करते हैं, इस प्रिंसिपल को अपनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन इंटरेस्ट, यानी हितों को ध्यान दे। हित यानी जो भी हर एक व्यक्ति का हित होता है, इंटरेस्ट होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा, अपने फायदे के लिए बारे में सोचेगा, तो सबका भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को सभी का भला सोचना चाहिए। जो भी दो व्यक्तियों के बीच में या दो राज्यों के बीच में अगर समझौता करवा रहा है इस सिद्धांत के द्वारा, तो क्या है, उसे सभी पार्टीज को, यानी जो ऑल पार्टीज हैं अलग अलग, उनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए
चाहिए कि अगर जो तुम फैसला लोगे उसका क्या आउटकम निकल के आएगा, क्या जो भी तुम डिसीजन लोगे क्या उसका परिणाम क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा। अगर गलत निकलेगा तो वो सही नहीं है, अगर सिर्फ उस डिसीजन से सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है तो वो डिसीजन गलत है, लेकिन उस डिसीजन से अगर सबका फायदा हो रहा है तो वो डिसीजन सही है। क्योंकि हम सेल्फिश होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जब भी वार्ता करवाई जाती है, जब भी नेगोशिएशन करवाया जाता है, समझौता करवाया जाता है, तब जो है दोनों पार्टी के पक्ष जो होते हैं, सभी पार्टी, उनके जो है जो भी निर्णय डिसीजन है उसका प्रभाव पहले ही बता दिया जाता है, ताकि संघर्ष जो है वो बढ़ता ना जाए बल्कि उसका समाधान हो जाए, उसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। इसलिए हित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इंटरेस्ट किसका ज्यादा है, सबका या मेरा। दोनों पक्षों का सेम इक्वल जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरेट ऑप्शन, यानी विकल्प उत्पन्न करें। अगर किसी भी व्यक्ति के बीच में संघर्ष हुआ है किसी भी पार्टी के साथ, अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो समाधान करवाने वाला व्यक्ति होगा, जो उस संघर्ष को रोकना चाहता है, वो क्या करेगा, उन दोनों पार्टीज के सामने नए नए जो है विकल्प रख देगा, अलग अलग ऑप्शन रख देगा, ताकि क्या हो, जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, उसका सॉल्यूशन निकल जाए। हम एक अलग आइडियाज दें उनको, सॉल्यूशन बताएं कि तुम इस तरीके से नहीं उस तरीके से करो, ताकि विवाद का जो है समाधान निकल कर आए, ना कि विवाद और बढ़ता चला जाए। क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी संघर्ष को समाधान करने के लिए हमारे पास विकल्प होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए अलग अलग, कि हाँ ये नहीं तो ये हम कर सकते हैं। उनको नए यानी इनोवेटिव आइडियाज जो है वो देने चाहिए जिस भी पार्टी के बीच में संघर्ष हुआ है। तो विकल्प उत्पन्न करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक हमारा मेन प्रिंसिपल है समझौते के अंदर। नेक्स्ट 4th पॉइंट है उद्देश्य मापदंड का प्रयोग करें, यानी यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। जब भी संघर्ष के अंदर वार्ता करवाई जाती है, नेगोशिएशन करवाया जाता है, उस समय में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर संघर्ष को अगर हमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, यानी सभी का भला हो सके, इस तरीके से समाधान निकालना है, तो समाधान निकालने के लिए निष्पक्ष और व्यापकता के साथ जो है उसको समाधान की दिशा में ले जाना चाहिए। यानी कि हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालने चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो और कॉम्प्रहेंसिव हो, जिससे दोनों पार्टीज का भला हो। जो भी न्यायाधीश होगा यानी जज होगा, जो सॉल्यूशन निकाल रहा है, जो व्यक्ति मीडिएटर बना है, वो इस तरीके के सॉल्यूशन निकाले जो दोनों ही व्यक्ति यानी दोनों ही पार्टीज के लिए सही हो और समाधान निकल कर आ पाए उस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, ताकि वो रिजॉल्व हो पाए, कोऑपरेशन और सॉल्यूशन जो है वो निकल के आ पाए। उनको इंकरेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्ट्रगल, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने के लिए। तो निष्पक्ष होना और व्यापक होना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर हमें समाधान की ओर लेके जाना है, अगर हमें सॉल्यूशन की ओर लेके जाना है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बताया है, यह राज्यों के मध्य संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और समाधान में सहायक होता है। क्योंकि अगर हम इस सारे प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, अगर दो राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर नए नए आइडियाज लगाकर उसको नई दिशा दे सकते हैं, तो समाधान निकाल सकते हैं हम। अगर किसी स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा आप कह सकते हो हेल्पफुल रहता है स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएं, जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्वार्थ का दृष्टिकोण, यानी द सेल्फ इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को अगर प्राथमिकता देगा, प्रायोरिटी देगा कि सिर्फ मेरा भला हो, इससे जो है कोई भी सही सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल कर आ पाएगा। अगर हमें सही और सभी के भले के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, तो क्या करना होगा, एक वार्ता करवानी होगी, एक नेगोशिएशन करवाना होगा दोनों अलग अलग पार्टीज के बीच में, कि कुछ फायदा उसका हो पाए और कुछ फायदा उसका हो पाए, यानी दोनों को जो है कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जब जाकर ही जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकल कर आ पाएगा। अगर दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी बातों पर अड़ जाएंगे कि अपने ही स्वार्थ को जो है प्राथमिकता देंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही काफी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कि नहीं सिर्फ मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात मानी जाए, तो इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो है होना काफी ज्यादा जरूरी है, दोनों को जो है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जब ही जाके जो है कुछ
जो है हम कह सकते हैं सॉल्यूशन निकल कर आ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रवचन विश्लेषण परिप्रेक्ष्य। इसके अंदर क्या होता है हमारा डिस्कोर्स एनालाइज पर्सपेक्टिव के अंदर इसमें संचार जो है आप कह सकते हो एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ पाएगा। दोनों ही अपनी अपनी लैंग्वेज में आप कह सकते हो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर पहुंचेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, दोनों ही पक्षों के मुद्दे जो हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी उनकी बातें हैं, डिमांड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही बातचीत होगी और उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो आप कह सकते हो काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। गेम थ्योरी परिप्रेक्ष्य यानी गेम थ्योरी पर्सपेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है हमारा जो वार्ताकार है जिसने समझौता करवाया है दोनों पार्टी के बीच में, वो तर्क संगत रूप से व्यवहार करने वाला होना चाहिए, यानी वो उसका बिहेवियर बिल्कुल रैशनली होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, एक इस तरीके का सॉल्यूशन निकाल पाए जिससे दोनों ही अलग अलग पक्षों के इंटरेस्ट और डिमांड जो है वो मिल पाए। किसी एक पार्टी का सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। कुछ ऐसे विकल्पों का चयन करना चाहिए, ऐसे ऑप्शन को यूज करना चाहिए, यानी सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है दोनों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, दोनों के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है निर्णय विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, डिसीजन एनालिटिक पर्सपेक्टिव। इसके अंदर होता है जो वार्ताकार होते हैं उनको ये समझाने की अनुमति देते हैं कि वह क्यों विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करते हैं, यानी जो समझौता करवा रहे हैं वो दोनों पार्टीज को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तुम दोनों ही पार्टीज जो है स्पेसिफिक जो है बिहेवियर कर रहे हैं, यानी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। उनको इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि तुम लोग अपनी अपनी बारे में ही सिर्फ सोच रहे हो, इस चीज की अनुमति दी जाती है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है उनको कि तुम्हारा बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस है, स्पेसिफिक वे के अंदर वो लेके जा रहे हैं, कुछ अलग अलग चेंजेस देखे जा रहे हैं उनके बिहेवियर में, तो उस चीज से जो है उनको आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वार्ताकार जो होते हैं वो करवाते हैं। सैद्धांतिक वार्ता परिप्रेक्ष्य यानी प्रिंसिपल नेगोशिएशन पर्सपेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है दोनों पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है, यानी इस चीज को प्रमोट किया जाता है ताकि दोनों ही अलग अलग पार्टीज के बीच में जो नेगोशिएशन है, एग्रीमेंट जो है वो हो पाए, इस चीज को प्रमोट किया जाता है। इस तरीके से बातचीत करवाई जाती है ताकि दोनों अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातों को रखें, नीड्स को देखें, अपनी डिमांड को देखें, और उसके बाद जो सही है, निष्पक्ष है दोनों के लिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो आप कह सकते हो इसके अंदर जो है हमारा समझौता जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, उस चीज को बढ़ावा दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ताकि राज्य या किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है तो उसको जो है एक नई डायरेक्शन में ले जाया जाए, उस चीज को आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाया जाए। तो वार्ता करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एग्रीमेंट करवाना, ताकि दोनों ही जो है कुछ ना कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज करें, दोनों के जो भी डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए पार्टीज का जो भी मुद्दा है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजोल्व किया जाता है। आई होप ये शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, नकारात्मक और सकारात्मक शांति, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। जब हमारे समाज के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल पर संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग जगहों के बीच, अब उन संघर्ष को शांत भी किया जा रहा है, ये भी हमने देखा, समाधान निकाला जा रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, जिससे समाज के अंदर पीसनेस आ सके, शांति को स्थापित किया जा सके। अब ये जो शांति है वो दो तरीकों की होती है, एक होती है हमारी नेगेटिव और एक होती है हमारी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव पीस क्या है, ये शांति क्या होती है, उसी को हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो हमारी सकारात्मक शांति होती है वो सहयोग, समझौता और संरक्षण का परिणाम होता है। अलग अलग विरोधी जो पार्टी है जिनके बीच में संघर्ष हो रहा है उनके बीच में समझौता होता है, फिर जाकर जो है शांति को कायम किया जाता है। अपोजिट पार्टी जो है उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन यानी कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है और उसके बाद पीस जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो हमारी पॉजिटिव पीस होती है वो हमारी कोऑपरेशन और जो हमारा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है अलग अलग पार्टीज के बीच में, उसका रिजल्ट निकल कर आता है पॉजिटिव पीस। जिन दो लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा है या दो अलग अलग पार्टीज के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उनके बीच में या तो एग्रीमेंट करवाया जाएगा या उनके बीच में समझौता करवाया जाएगा, उन दोनों की डिमांड्स को माना जाएगा, उसके बाद जो समाधान निकाला जाएगा उससे जो शांति स्थापित होगी वो हमारी सकारात्मक के अंदर आती है, यानी पॉजिटिव पीस के अंदर आती है। क्योंकि इसके अंदर जो भी कारण थे संघर्ष के, उन कारणों का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है और पीस को
स्टेब्लिश किया गया है। लेकिन नकारात्मक जो हमारी नेगेटिव पीस होती है, इसके अंदर ना तो कोई संगठन होता है और ना ही संघर्ष जो है इतने बड़े लेवल पर हो पाता है। उन दोनों का ही आप कह सकते हो अभाव होता है, जिस वजह से शांति जो है पूरी तरीके से परमानेंट स्टेब्लिश नहीं हो पाती है, वो हमारी टेम्पररी रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई सहयोग नहीं होता है, कोई भी समझौता एग्रीमेंट नहीं करवाया जाता है नेगेटिव पीस के अंदर। और इसके बाद जो पीस निकल कर आता है वो हमारा नेगेटिव के अंदर आता है, क्योंकि नकारात्मक शांति का जो यहाँ मतलब बताया है वो हिंसा और संघर्ष की तत्काल समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। अस्थायी आप कह सकते हो स्थिरता मिलती है, क्योंकि समाज के अंदर जैसे ही संघर्ष उत्पन्न हुआ इमीडिएट तरीके से जो है वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट को जो है खत्म कर दिया जाता है, टेम्परेरी स्टेबिलिटी को लाया जाता है। उसके बाद जो शांति आएगी एकदम से वो हमारी टेम्परेरी है, क्योंकि उसकी जड़ों को नहीं खत्म किया गया है। जैसे ही संघर्ष उत्पन्न हुआ और एकदम से जो है उसको खत्म कर दिया गया, संघर्ष को, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हिंसा, उसको एकदम से खत्म कर दिया गया, जिस वजह से टेम्परेरी जो है स्टेबिलिटी आती है, अस्थायी आप कह सकते हो स्थिरता मिलती है। सकारात्मक के अंदर हमारा अस्थायी नहीं बल्कि परमानेंट होता है और उसके अंदर अनपरमानेंट यानी टेम्परेरी होता है। कॉफिन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है, शांति निर्माण सशस्त्र टकराव की पुनरावृत्ति को सुदृढ़ करने और रोकने के लिए संघर्ष के अंत में किए गए विभिन्न समवर्ती और एकीकृत कार्य हैं। यानी जो हमारा शांति निर्माण है, जो समाज के अंदर संघर्ष को रोकने के लिए शांति का निर्माण किया जाता है, वो कौन सी एक हमारी प्रक्रिया है? जब संघर्ष का अंत हो जाता है, समझौते करवाए जाते हैं, उसके बाद जो शांति स्थापित होती है वही हमारा शांति निर्माण के अंदर आता है। सबसे पहले पॉइंट आप बताया शांति स्थापना की उत्पत्ति, यानी उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। 1976 के अंदर जोहन गल्टंग ने शांति निर्माण का जो आप कह सकते हो आह्वान किया था, सबसे पहली बार इसको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूशन, यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसका योगदान। शांति निर्माण के अंदर संयुक्त राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को इसीलिए ही बनाया गया है ताकि दुनिया के अंदर शांति को स्थापित किया जा सके, युद्धों को रोका जा सके। 1992 के अंदर बुट्रोस घाली के अंदर शांति के लिए एजेंडा रिपोर्ट में इसे शांति को मजबूत करने की कार्रवाई को बताया गया था। यानी वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि शांति को, पीस को जो है काफी ज्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि दुनिया के अंदर शांति को स्थापित किया जा सके, कहीं पर भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। जानते हैं कि हमारे दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, कई सारे छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं। 1945 से लेकर 1991 तक जो है हमारा शीत युद्ध चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस तरीके से अलग अलग युद्ध हुए हैं और भी छोटे छोटे। तो उस वजह से शांति स्थापित नहीं हो पाती, जिस वजह से संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया ताकि तीसरा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो पाए। इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया ताकि दुनिया के अंदर शांति को स्थापित किया जा सके। अगर संघर्ष चलता रहेगा दुनिया के अंदर तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ब्राहिमी रिपोर्ट के अंदर 2000 में संघर्ष के बाद गतिविधियों के जो रूप होते हैं उनको परिभाषित किया गया था, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, जो ब्राहिमी रिपोर्ट के अंदर डिफाइन किया गया था 2000 के अंदर। अब यहाँ पर शांति के जो सकारात्मक और नकारात्मक ये दो अलग अलग पक्ष हैं उनका मतलब बता रखा है। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी। जो हमारा नेगेटिव पीस जो होता है उसके अंदर जो मूल कारण जो होते हैं, मेन जो रूट्स होती हैं, कॉजेज जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उनको रिजोल्व नहीं किया जाता है। वायलेंस और वॉर का बिल्कुल एब्सेंट होता है, यानी वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, उसकी अनुपस्थिति होती है युद्ध और हिंसा की, जिसके वजह से जो मूल कारण है वो समाधान नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब संघर्ष उत्पन्न हुआ उसको उसी समय खत्म कर दिया गया, अस्थायी समाधान निकाला गया, टेम्परेरी रेजोल्यूशन किया गया कॉन्फ्लिक्ट का, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया, टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला गया नेगेटिव पीस के अंदर। तो वो हमारा नेगेटिव पीस के अंदर आता है कि एकदम से जो है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव पीस, सकारात्मक शांति होती है, उसके अंदर मेन कॉजेज जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के उनको रिजोल्व किया जाता है और नेगेटिव में रिजोल्व नहीं किया जाता है। बस यही दोनों में अंतर है, क्योंकि इसके अंदर जो हिंसा होती है उसकी अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं होती है। हिंसा इसके अंदर भी नहीं होती है और इसके अंदर भी नहीं होती है। सकारात्मक शांति के अंदर के मेन रूट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और टिकाऊ समाज का निर्माण किया जाता है, यानी सस्टेनेबल जो सोसाइटी होती है उसको बिल्ड किया जाता है, ना कि आप कह सकते हो टेम्परेरी सोसाइटी को बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। शांति निर्माण के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों हमारी पीस है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो यहाँ पर हमें बताना है। सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक शांति का जो योगदान है उसका फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ वॉयलेंस, यानी हिंसा की समाप्ति। क्योंकि नेगेटिव पीस के अंदर क्या होता है, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हिंसा रोकने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
है और जो है तत्काल यानी इमीडिएट तरीके से पीस और सिक्योरिटी को लाया जाता है और हमारा वो नेगेटिव पीस के अंदर आता है। अस्थायी स्थिरता यानी टेम्परेरी स्टेबिलिटी आती है, परमानेंट नहीं, अस्थायी होता है क्योंकि इसके अंदर संघर्ष पर जो विराम लगाया जाता है वो एकदम से लगाया जाता है। इसी वजह से कानून का जो भी व्यवस्था होती है उसको बहाल किया जाता है, लॉज और ऑर्डर को माना जाता है, टेम्परेरी सोसाइटी को बिल्ड किया जाता है नेगेटिव पीस के अंदर। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव पीस है उसका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि इसके अंदर संघर्ष के मूल कारणों का समाधान किया जाता है और नेगेटिव पीस के अंदर संघर्ष के मूल कारण जो होते हैं उनका समाधान नहीं किया जाता है। जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी असमानताएं हैं समाज के अंदर उनको पूरी तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है ताकि पूरे लंबे समय तक पीसनेस बनी रहे, ना कि कुछ टाइम के लिए पीसनेस आए और थोड़े टाइम बाद जो है दोबारा से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएं। सेकंड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन और सुधार यानी सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है हमारा जस्टिस, इक्वालिटी और जो हमारा इंक्लूजन होता है उस चीज पर, ताकि शांति को जो है बनाया जा सके समाज के अंदर, उसको बैलेंस किया जा सके। व्यक्तिगत और सामूहिक उपचार, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ट्रीटमेंट वो हमारा पॉजिटिव पीस के अंदर आता है। इसका पीसनेस के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको सशक्त बनाया जाता है, एम्पावर किया जाता है। इफेक्टिव जो भी पीपल होते हैं मानसिक भावनात्मक रूप से उनका उपचार किया जाता है, एम्पावर उनको मजबूत बनाया जाता है ताकि लंबे समय तक पीसनेस को बना सकें। नेक्स्ट है संचार और सुलह, कम्युनिकेशन एंड रिकॉन्सिलेशन। इसके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, लोगों के बीच में गलत फहमियां होती हैं, उन सभी को दूर कराया जाता है क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, संचार नहीं होगा, उस चीज को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जब दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो जाए, आमने सामने बैठकर फेस टू फेस, तो दोनों की प्रॉब्लम को समझा जाएगा और दोनों को पता चलेगा कि अच्छा मेरी ये गलती है और उसकी ये गलती है। उसके बाद जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा वो दोनों के हित में होगा, दोनों के इंटरेस्ट में होगा क्योंकि जब तक जो है संवाद नहीं करवाया जाएगा, उस चीज को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तब तक मिसकॉन्सेप्शन बना रहेगा और जो है लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। तो रूट्स को अगर हमें खत्म करना है, कॉजेज जो है मेन संघर्ष के, अगर उनको खत्म करना है तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि संचार ट्रस्ट को और अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोगों के बीच में उसको प्रमोट करता है, समझ और विश्वास को बढ़ावा देता है हमारा संचार और जो सुलह करवाई जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव पीस का, बता सकते क्योंकि इसके अंदर परमानेंट तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा रहा है और नेगेटिव पीस के अंदर अनपरमानेंट तरीके से पीस को बनाया जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर दोबारा से जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन सकारात्मक तरीके से जो शांति बनाई जाती है उसके अंदर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं रहती। आपको बस इतना समझाना है इसके अंदर। तो आपको यही बताना है निष्कर्ष के रूप में कि सकारात्मक शांति जो होती है वो दीर्घकालिक होती है, लेकिन नेगेटिव यानी नकारात्मक शांति जो होती है वो दीर्घकालिक नहीं होती है क्योंकि वो लंबे समय तक पीसनेस को नहीं बना सकती क्योंकि वो इमीडिएट तरीके से वॉयलेंस को खत्म कर देती है। और जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारा दीर्घकालिक होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है क्योंकि वो रूट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म करने के बाद जो है उसके अंदर सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यही कुछ पॉइंट जो है आप इसके अंदर बता सकते हो। आई होप ये शॉर्ट नोट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चंस करे वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारी 2 वीडियो और अपलोडेड है चैनल पर, अगर आप उनको देख लेते हो तो आपका जो पूरा सिलेबस है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमने क्वेश्चंस करे वो भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।